बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। ये टॉपिक है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं और मेटल्स की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन क्लासिकल सेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन is considered to be a wave-like consisting of electric and magnetic field components that are perpendicular to each other and also to the direction of propagation। फिगर में दिखाया जा रहा है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को जो एक वेव लाइक बिहेवियर शो कर रही है और इसके अंदर दो फील्ड्स हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर ये जो रेड वाला रीजन है फील्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ब्लू जो है ये मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कह सकते हैं कि ये एक प्लेन के अंदर है और मैग्नेटिक फील्ड दूसरे प्लेन के अंदर है और ये दोनों प्लेन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन है ये इन दोनों के परपेंडिकुलर है। सो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और ये दोनों ही डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन के साथ भी परपेंडिकुलर हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर रहा है। और इसमें जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है और वेवलेंथ जो है वेवलेंथ को आप कह सकते हैं दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रेस्ट। और ये जो दो कंसेक्टिव क्रेस्ट हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड के क्रेस्ट भी हो सकते हैं या फिर मैग्नेटिक फील्ड के भी क्रेस्ट हो सकते हैं और दोनों की वेवलेंथ जो है वो सेम होगी। लाइट, हीट, रेडार, रेडियो वेव्स एंड एक्स रेज are all form of electromagnetic radiations। electromagnetic radiations लाइट की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, रेडार वेव्स हो सकती हैं, रेडियो वेव्स हो सकती हैं, एक्स रेज हो सकती हैं, ये गैमा रेज हो सकती हैं। ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर आ जाती हैं। ईच इज़ करेक्टराइज्ड प्राइमरीली बाय ए स्पेसिफिक रेंज ऑफ वेवलेंथ और इसमें हर एक की स्पेसिफिक वेवलेंथ होगी। हीट की, लाइट की, रेडार की, रेडियो की, एक्स रेज़ की, गैमा रेज़ की, तमाम की कोई स्पेसिफिक रेंज ऑफ वेवलेंथ होगी एंड आल्सो अकॉर्डिंग टू द टेक्निक बाय विच इट इज़ जनरेटेड। और इनको जनरेट करने की टेक्निक्स भी डिफरेंट होंगी। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन स्पैन्स द वाइड रेंज फ्रॉम गैमा रेज having wavelength of the order of 10 to raise power minus 12 meter through X-rays, ultraviolet, visible, infrared, radio waves and radio waves with wavelength as long as 10 to raise power 5 meter। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को देखें तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, गैमा रेज, फिर एक्स रेज, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। और इनकी जो वेवलेंथ है वो आप देख सकते हैं 10 टू रेज़ पावर 12 से लेके और ये हो जाएगा 10 टू रेज़ पावर 4 या 10 टू रेज़ पावर 5 तक इनकी वेवलेंथ्स बनती हैं। अब इनकी जो हैं वो करेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ हैं हर एक रीजन की। विजिबल लाइट लाइज बिटवीन द वेवलेंथ रेंजेस बिटवीन 400 टू 700 नैनोमीटर। वाइट लाइट इज़ सिंपली ए मिक्सचर ऑफ ऑल कलर्स। तो आप इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक्सरेज हैं जिनकी वेवलेंथ इंतहाई शॉर्ट है। फिर वेवलेंथ थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी एक्स रेज़ की फॉर्म में, लेकिन तब भी ये एंगस्ट्रम में है। फिर उसके बाद अल्ट्रा वायलेट है, फिर विजिबल है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव्स है और रेडियो वेव्स हैं। और रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ है वो बहुत लॉन्ग है। और कितनी लॉन्ग है? 10 टू रेज़ पावर 5 मीटर, यानी 10 टू रेज़ पावर 5 मीटर का मतलब है 1,00,000 मीटर तक जी इसकी वेवलेंथ जो है वो चली जाएगी। तो लॉन्ग से लॉन्ग वेवलेंथ वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो रेडियो वेव्स हैं। और शॉर्ट से शॉर्ट वेवलेंथ वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी यहाँ पर मौजूद हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्स रेज। और इनके अंदर एक विजिबल रीजन आता है, ये जो रीजन है ये विजिबल रीजन है और विजिबल रीजन जो है वो 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक ये स्पेन करता है। सबसे कम वेवलेंथ जो है वो वायलेट की है और सबसे लार्ज वेवलेंथ जो है वो रेड की। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ट्रैवर्स a vacuum at the same velocity of the light, that is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो हमने पढ़ी हैं, एक्स रेज, गैमा रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, विजिबल, अल्ट्रा वायलेट, इन तमाम की स्पीड वैक्यूम के अंदर सेम है और वो रहेगी 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। और अगर मीडियम को चेंज कर दिया जाए तो फिर ये जो स्पीड है ये चेंज हो जाएगी। दिस वेलोसिटी सी, इसे सी कहते हैं, जो स्पीड ऑफ लाइट एंड वैक्यूम है
3 × 10⁻⁸ है। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो सेम स्पीड के साथ वैक्यूम को ट्रेवर्स करती हैं। दिस वेलोसिटी c इज़ रिलेटेड टू द electric permittivity of the vacuum epsilon naught and the magnetic susceptibility of vacuum mu naught through c is equal to 1 over epsilon naught mu naught और स्क्वायर रूट। और यहाँ पर अगर एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट की वैल्यू पुट कर दी जाए तो c की वैल्यू इतनी निकलेगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दस देयर इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कांस्टेंट्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कांस्टेंट्स हैं, एंड दीज इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक कांस्टेंट्स, ये इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक कांस्टेंट्स हैं एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट, और इसको c के साथ एक ख़ास रिलेशनशिप यहाँ पर मौजूद है। द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द वेवलेंथ The frequency nu and the wavelength of the electromagnetic radiations are as a function of the velocity c is equal to f lambda या nu lambda। ये एक इक्वेशन है, वेव इक्वेशन है। v is equal to f lambda और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए c is equal to nu lambda या lambda nu। The energy E of a photon is said to be quantized or can only have specific value defined as E is equal to h nu। ये एक इक्वेशन है, एनर्जी ऑफ द फोटोन जिसकी फ्रिक्वेंसी न्यू हो तो उसके अंदर जो एनर्जी है वो एच न्यू होगी, और न्यू को अगर रिप्लेस कर दिया जाए सी और लेमडा से तो ई की इक्वेशन बन जाएगी एच सी और लेमडा। व्हेन डिस्क्राइबिंग ऑप्टिकल फिनोमेना इन्वॉल्विंग द इंटरेक्शंस बिटवीन रेडिएशन एंड मैटर, द एक्सप्लेनेशन इज़ ऑफन फैसिलिटेटेड इफ़ द लाइट इज़ ट्रीटेड इन टर्म ऑफ द फोटॉन्स। तो लाइट को फोटॉन्स की टर्म में हम ट्रीट करते हैं, फिर रेडिएशंस और मैटर का जो इंटरेक्शन है इसको हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑन अदर ओकेजन्स अ वेव ट्रीटमेंट इज़ प्रेफरेबल। सो दोनों ट्रीटमेंट चलेंगी, फोटोन ट्रीटमेंट है, पार्टिकल ट्रीटमेंट है और वेव ट्रीटमेंट है, दोनों चलेंगी। जब मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रेडिएशंस का जिक्र करेंगे तो फिर हमें फ़ोटोन लाइट की जो फ़ोटोन नेचर है उसे कंसिडर करना पड़ेगा। When light proceeds from one medium into another medium, that is from air into the solid substance, several things happen। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है, एक मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक है, दूसरा मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है, तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह होती हैं। कैसे? सम ऑफ द लाइट रेडिएशन में बी ट्रांसमिटेड थ्रू द मीडियम, हो सकता है कि उसमें कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हम ट्रांसमिट कर जाएँ। सम विल बी एब्जॉर्ब, ये भी हो सकता है कि ऑब्जर्व हो जाए, एंड सम विल बी रिफ्लेक्टेड एट द इंटरफेस बिटवीन द टू मीडिया। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशंस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती हैं तो ये हो सकता है कि कुछ उसका जो पार्ट है वो ट्रांसमिट हो जाए, कुछ उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाए। द इंटेंसिटी आई नॉट ऑफ द बीम इंसिडेंट टू द सरफेस of the solid medium must be equal to the sum of the intensities of the transmitted, absorbed and reflected beams, denoted by IT, IA and IR। I naught ये है जी इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट बीम। अब इसमें से कुछ ट्रांसमिट हो गई इंटेंसिटी, कुछ एब्जॉर्ब होगी और कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट होगी। या फिर इस इक्वेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं T + A + R = 1। radiation intensity expressed in watt per square meter, T, A and R represent respectively transmissivity, absorptivity and reflectivity। यानी T जो है इसकी ये है ट्रांसमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिविटी और रिफ्लेक्टिविटी, तो तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर जो है वो 1 आना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर दो पैरामीटर्स हमारे पास हैं A और R हैं तो हम T निकाल सकते हैं, और इस तरह अगर T और A हमारे पास हैं तब हम R निकाल सकते। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मटीरियल्स, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपिक। 3 तरह के मटीरियल्स होंगे, या तो ट्रांसपेरेंट होंगे जिसमें से लाइट जो है वो गुजर जाएगी, ट्रांसल्यूसेंट होंगे जिसमें लाइट पार्शली गुजरेगी, और ओपिक होंगे जिसमें लाइट बिल्कुल भी ट्रांसमिट नहीं होगी। मटीरियल्स दैट आर कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग लाइट विद रिलेटिवली लिटिल एब्जॉर्प्शन एंड लिटिल रिफ्लेक्शन, जिसमें अब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन बहुत थोड़ी सी हो और ज़्यादातर उसमें जो लाइट है वो एब्जॉर्ब हो जाए, उसे हम कहेंगे ट्रांसपेरेंट। वन कैन सी थ्रू देम, यानी इसके ऐसे मटेरियल जिसके आर पार देखा जा सके। दूसरे टाइप का जो मटेरियल है उसे हम कहेंगे ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स,
Translucent materials are those through which light is transmitted diffusely. Light transmit होती है लेकिन साथ में diffuse हो जाती है. That is, light is scattered within the interior to the degree that objects are not exactly distinguishable when viewed through a specimen of the material. यानी ऐसे मटीरियल्स हैं जिसमें जब लाइट पास होती है तो उसमें लाइट स्कैटर हो जाती है, और जब स्कैटर हो जाती है तो इस तरह के जो मटेरियल है उसको बिल्कुल आप आर पार उसके नहीं देख सकते, और जब आप देखेंगे तो वहाँ पर उसका जो इमेज है वो डिफ्यूज सा इमेज उसका बनेगा, और वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल नहीं होगा. मटीरियल्स दैट आर रेजिस्टेंट टू द ट्रांसमिशन ऑफ विजिबल लाइट आर टर्म्ड एज ओपिक. तीसरी तरह के जो ओपिक हैं कि जिस मटेरियल के आर पार नज़र बिल्कुल भी नहीं आता वो ओपिक हैं. बल्क मटीरियल्स आर ओपिक थ्रू आउट द इंटायर विजिबल रीजन. बल्क मटीरियल तो ओपिक हैं, बल्क मटीरियल के आर पार नज़र नहीं आता. दैट इज़ ऑल लाइट रेडिएशन इज आइदर एब्जॉर्ब्ड और रिफ्लेक्टेड. या तो एब्जॉर्ब हो जाएगी उसके अंदर ही, ट्रांसमिट नहीं होगी, या फिर सारी के साइड जब रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ट्रांसमिट नहीं होगी. हाउएवर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटिंग मटीरियल्स कैन बी मेड टू बी ट्रांसपेरेंट. इलेक्ट्रिकली इंसुलेटिंग मटीरियल को ट्रांसपेरेंट भी बनाया जा सकता है. फर्दरमोर some semi-conducting materials are transparent whereas the others are opaque. Electronic interactions. The optical phenomena that occur within solid materials involve interactions between electromagnetic radiations and atoms, ions and electrons. There are two of the most important of these interactions are इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन एंड इलेक्ट्रॉन एनर्जी ट्रांजिशंस. तो इसके अंदर दो इंटरेक्शंस होंगी इम्पोर्टेंट, और उसमें इलेक्ट्रॉन पोलराइजेशन है और दूसरी इलेक्ट्रॉन एनर्जी ट्रांजिशंस होंगी. इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन यानी इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज है उस चार्ज का जो सेंटर है वो डिस्प्लेस हो जाए. जिस तरह आप समझें कि यहाँ पर एक मटेरियल है और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही है, और इसकी कोई भी इसका जो रीजन है वो ना तो पार्शियल पॉजिटिव है ना ही पार्शियल नेगेटिव है, यानी इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही है. और अगर इसके ऊपर कोई फील्ड अप्लाई कर दिए जाए, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, और जिसकी डायरेक्शन इधर हो, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, इस तरफ आएगा. यानी इसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वो डिस्प्लेस हो जाएगा. अगर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर थोड़ा सा इस तरफ हो जाएगा तो नेगेटिव चार्ज का सेंटर जो है वो यहाँ पे होगा. तो एक एंड इसकी पॉजिटिव होगी और दूसरी एंड इसकी नेगेटिव होगी. अब ये हो सकता है कि फील्ड को हम आउटर मोस्ट फील्ड को की डायरेक्शन को अगर हम चेंज कर दें, इसका मतलब है कि हम इस तरफ पॉजिटिव कर दें तो इस तरफ इसका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस तरफ इसका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. आप देखें कि अगर इसी तरह का एक मटेरियल है जो कि जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह पे है, यानी वो डाईपोलर नहीं है, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही है. अगर इसके ऊपर एक इस तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए जो कि अल्टरनेटिंग हो, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल है, और इसी तरह यहाँ पर आ जाएंगे इसका नेगेटिव हाफ साइकिल है और ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं. जो रेड वाला निशान है इसको हम कहते हैं कि सपोज़ ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो ब्लू वाला है सो सपोज़ कि हम इसे कहते हैं कि ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है. तो सिर्फ हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ही कंसिडर कर रहे हैं. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है और इसी मटेरियल के ऊपर जो है वो लगा दिया जाए तो इस मटेरियल के अंदर ही, इस ऑब्जेक्ट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर डिस्प्लेस हो जाएगा. इस तरफ पॉजिटिव आ जाएगा, इस तरफ नेगेटिव आ जाएगा. ये मटेरियल पोलराइज हो जाएगा, और ये जो पोलराइजेशन है जो चार्ज की वजह से आई है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन. पॉजिटिव हाफ साइकिल में इस तरह होगा. जो नेगेटिव हाफ साइकिल है तो ये जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो ये सिचुएशन होगी, और इस सिचुएशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी. तो इस तरफ होने की वजह से पॉजिटिव एंड जो है वो इस तरफ हो जाएगी और नेगेटिव एंड इस तरफ हो जाएगी. फिर ये दोबारा डाईपोल बन जाएगा, और अब इसका जो है वो रिवर्सल हो गया है. डाईपोल की जो डायरेक्शन है उसकी रिवर्स होगी. पॉजिटिव हाफ साइकिल में एक तरफ है और नेगेटिव हाफ साइकिल में एक दूसरी तरफ है. अगली दफ़ा जब साइकिल चेंज होगा तो फिर इसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी.
One component of electromagnetic wave is simply a rapidly fluctuating electric field. अब ये हो सकता है कि मटेरियल के अक्रॉस जो फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं ये फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा हो, चेंज कर रहा हो एक कांस्टेंट टाइम के बाद. फॉर अ विजिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरेक्ट विद इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड surrounding each atom within its path in such a way as to introduce electronic polarization or to shift the electron cloud relative to the nucleus of the atom with each change in direction of electric field component as demonstrated in this figure. तो इसमें यही कहा जा रहा है कि अगर इस कोई मटेरियल है उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया जाए तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा इस फील्ड का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो भी अपनी पोजीशन चेंज करेगा और ये डाइपोल बन जाएगा और इसमें फील्ड की एक तरफ डायरेक्शन होगी तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन एक हो जाएगी. जब फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी तो डाइपोल की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी. Two consequences of this polarizations are as follows. दो consequences हो सकते हैं. कौन से? Some of the radiation energy may be absorbed. ये हो सकता है कि कुछ रेडिएशन एनर्जी जो है अब्जॉर्ब हो जाए. इसका मतलब है कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी एनर्जी कुछ अब्जॉर्ब हो जाए, ये भी हो सकता है. एंड दूसरा कंसिक्वेंस क्या हो सकता है कि लाइट वेव्स आर डिक्रीज्ड इन वेलोसिटी एज दे पास थ्रू द मीडियम. इस मीडियम में जैसे पास करें उनकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाए. यानी दो कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एनर्जी अब्जॉर्ब हो सकती है या फिर जो लाइट वेव्स हैं उनकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो सकती है. इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन के दो कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं जो यहाँ पर बताएं. या तो एनर्जी अब्जॉर्ब हो जाएगी उसकी और दूसरा हो ऐसा भी हो सकता है कि उसमें वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी. तो हमें पता है कि जब मटेरियल मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पास करती हैं तो उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है. वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है और उसकी एनर्जी जो है वो भी अब्जॉर्ब हो सकती है. सेकंड कंसिक्वेंस इज़ मैनिफेस्टेड एज ए रिफ्रैक्शन फिनोमेना. तो ये पता है ये रिफ्रैक्शन की वजह से ही हो रहा है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी. इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके लोअर से हायर एनर्जी में जाएं या फिर हायर से जंप करके लोअर में आएँ. ये तो ट्रांजिशंस हो रही हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपनी एनर्जी लेवल के अंदर स्विच हो रहे हैं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा रहे हैं. दे अब्जॉर्बिंग और रिलीजिंग सम एनर्जी. द अब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यानी फोटॉन्स में इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस फ्रॉम वन एनर्जी स्टेट टू अनदर एनर्जी स्टेट. ये हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन का एब्जॉर्प्शन या एमिशन हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की या फोटॉन्स की. यानी फोटोन एब्जॉर्ब भी हो सकते हैं और एमिट भी हो सकते हैं. और इससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है उनके अंदर ट्रांजिशंस होंगी एक एनर्जी स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट में. कंसीडर एन आइसोलेटेड एटम. द इलेक्ट्रॉन एनर्जी डायग्राम फॉर विच इज़ रिप्रेजेंटेड एज शोन इन द फिगर. तो फिगर में दिखाया गया है ये लोएस्ट एनर्जी है E1 और फिर E2 दूसरी एनर्जी स्टेट, फिर E3 तीसरी एनर्जी स्टेट, चौथी एनर्जी स्टेट E4 E5 और इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर रहा है E2 से लेके E4 तक. और ये कैसे जंप करेगा? जब इस इलेक्ट्रॉन को कोई दूसरा इंसिडेंट फोटोन अप्रोच करेगा जिसकी एनर्जी E4 माइनस E2 से बड़ी होगी, जिसकी एनर्जी डेल्टा E4 माइनस E2 से बड़ी होगी, वही फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को जंप करवा सकता है E2 से लेके E4 तक. यानी अगर कोई फोटोन जिसकी एनर्जी इन दो लेवल्स के बराबर हो, जब इसके साथ वो टकराएगा इलेक्ट्रॉन तो अपनी एनर्जी वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ फोटोन टकराएगा तो अपनी एनर्जी इस फोटोन को दे देगा और फोटोन ये एनर्जी गेट करके E4 तक चला जाएगा. An electron may be excited from an occupied state of energy E2 to a vacant and higher lying one denoted by E4 by the absorption of a photon of energy. The change in energy of the electron delta E depends on the radiation frequency as shown in this equation. Delta E is equal to h nu, where h is the Planck's constant and nu is the frequency of the photon. तो
तो जैसा कि बताया है कि इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है E2 से लेके E4 तक जब इसको कोई एक फोटोन अप्रोच करे और जिसकी एनर्जी जो है वो h-4 के बराबर हो। At this point, it is important to understand several concepts. First, because the energy states of the atoms are discrete, energy states continuous नहीं है, decrease है। पहली एनर्जी स्टेट है, फिर स्पेस है, फिर दूसरी एनर्जी स्टेट है, फिर स्पेस है, फिर तीसरी एनर्जी स्टेट है। तो एनर्जी स्टेट्स मौजूद है और बीच में स्पेस है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक एनर्जी स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट में जाएगा और बीच में वो नहीं रुक सकता। Only specified energy data, that is delta ES, exists between the energy levels. Thus, only photons of frequencies corresponding to the possible delta ES for an atom can be absorbed by the electron transition. सिर्फ वही फोटोन एब्जॉर्ब होगा जिसकी एनर्जी डेल्टा ई के बराबर होगी और ये जो डेल्टा ई है ये दो स्टेट्स के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस है। Furthermore, all photons energy is absorbed in each excitation event. तमाम फोटॉन्स जो हिट करेंगे अगर उनकी एनर्जी मैच कर रही है डेल्टा ई के साथ तो वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो सकते हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज़ दैट ए स्टिमुलेटेड इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिमेन इन एन एक्साइटेड स्टेट इनडेफिनेटली। ये हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है जब वो एक्साइट हो जाता है तो वो इन्फिनिट टाइम के लिए एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह सकता, बल्कि शॉर्ट आफ्टर सम टाइम इट विल बी बैक इनटू इट्स ओरिजिनल या लो स्टेट। It fall off or decay back into its ground state or unexcited level with re-emission of electromagnetic radiations. तो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा देर तक इंडेफिनेटली एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह सकता, वो अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा और साथ ही कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी इमिट करेगा। सेवरल अदर डिके पाथ्स आर पॉसिबल। इन एनी केस देयर मस्ट बी a conservation of energy for absorption and emission electron transitions. Optical properties of metals. Consider an electron energy band scheme for metals as shown in the figure A and B. In both cases, a high energy band is only partially filled with electron. यहाँ पर दो मेटल्स की दो स्कीम्स दी हुई हैं, एक ए में एक बी में। तो ए में आप देख सकते हैं एक फील्ड स्टेट है, एक एम्प्टी स्टेट है, उसके बाद बैंड गैप है और फिर एम्प्टी बैंड है। ये फील्ड है, ये एम्प्टी स्टेट है, ये इसका फर्मी लेवल है। मेटल्स के केस में फील्ड बैंड के बाद फर्मी लेवल के ऊपर भी एनर्जी स्टेट्स होंगी, यहाँ पर भी एनर्जी स्टेट्स हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इन स्टेट के ऊपर आ सकता है। उसके बाद बैंड गैप होगा और फिर ये वैलेंस बैंड होगा। पहले तो कंडक्शन बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है जो कि फील्ड बैंड है और कंडक्शन बैंड के ऊपर भी एनर्जी स्टेट्स होंगी। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होकर यहाँ पर आएगा, फर्मी लेवल से ऊपर आ सकता है, फिर बैंड गैप है और फिर ये वैलेंस बैंड है। इसको हम पढ़ चुके हैं। उन तमाम एलिमेंट्स का ये एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर है जिनके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। तो जिनके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है जैसे कॉपर हैं, तो उनका इनर इलेक्ट्रॉन बैंड स्ट्रक्चर या बैंड स्कीम इस तरह की होगी और बाकी सब की इस तरह होगी जो कि बी फिगर में दिखाया गया है। जिनके आउटर मोस्ट में दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एनर्जी बैंड स्कीम इस तरह की होगी कि इसमें ये फील्ड बैंड है, ये ओवरलैपिंग है और यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी जो यहाँ पे नज़र आ रही है। मेटल्स आर ओपियक। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि मेटल्स ओपियक हैं और ओपियक का मतलब यह है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स पास नहीं कर सकते, एब्जॉर्ब हो जाने। बिकॉज द इंसिडेंट रेडिएशंस हैविंग फ्रीक्वेंसीज विद इन द विजिबल range excites electron into unoccupied energy states above the Fermi level as shown in the figure A. As a consequence, the incident radiation is absorbed in according to this equation delta E is equal to h nu. Visible range के अंदर ये जितने भी metals हैं
ये बता रहा है कि जितने भी मेटल्स हैं विजिबल रेंज के अंदर, विजिबल का मतलब ये है कि 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक रेंज में जितने भी फोटॉन्स होंगे वो सारे के सारे मेटल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। उसकी वजह क्या है कि फर्मी लेवल के ऊपर भी एनर्जी लेवल्स मौजूद हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो कि फील्ड बैंड में हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेट करके फर्मी लेवल से ऊपर वाला जो लेवल्स हैं उनके अंदर वो फॉल कर सकते हैं। लिहाजा जितने भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे विजिबल रेंज के अंदर ओपिक हैं, उन तमाम के जो फोटॉन्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू को। Only metallic films thinner than 0.1 micrometer are capable of transmitting visible light। सिर्फ एक सूरत यहाँ पे दिखाई जा रही है कि वो मेटालिक फिल्म जिनकी थिकनेस 0.1 माइक्रोमीटर जितनी होगी, माइक्रोन से भी बहुत, एक माइक्रोन के 10वें हिस्से तक होंगी, उसमें से जो फोटॉन्स हैं वो ट्रांसमिट हो सकते हैं, एक सूरत हो सकती है। All frequencies of visible light are absorbed by the metals because of continuously available empty electron states which permit electron transitions as shown in the figure। कहा यह जा रहा है कि ये फील्ड स्टेट्स हैं और ये एम्प्टी स्टेट्स हैं, ये फर्मी लेवल है। और फर्मी लेवल के ऊपर भी आप यहाँ पर देखें ये सारे एनर्जी स्टेट्स हैं। तो कोई भी फोटोन जो विजिबल रेंज का होगा जब इसको अप्रोच करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके किसी एक लेवल के ऊपर चला जाएगा और जितने भी विजिबल रेंज के अंदर फोटॉन्स हैं वो सारे के सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। एज रिज़ल्ट क्या होगा कि विजिबल के लिए जो मेटल्स हैं वो सारे के सारे ओपिक के तौर पे बिहेव करेंगे। इनफैक्ट मेटल्स आर ओपिक टू ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑन द लो एंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। लो एंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम कौन सी हो सकती है? लो एंड हो सकती है फ्रीक्वेंसी जिसकी कम हो, तो रेड की फ्रीक्वेंसी कम है और जो वायलेट या पर्पल है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा है। फ्रॉम रेडियो वेव्स थ्रू द इंफ्रारेड एंड विजिबल एंड टू थ्रू द मिडल ऑफ द यूवी रेडिएशन मेटल आर ट्रांसपेरेंट टू हाई फ्रीक्वेंसी। एक्स रेज एंड गैमा रेज के लिए ट्रांसपेरेंट हैं, वो इसमें से पास कर जाती हैं। और बी फिगर के अंदर भी यही दिखाया जा रहा है। बी फिगर के अंदर एमिशन दिखाया जा रहा है और ए फिगर के अंदर एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक फ़ोटोन जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है और जब इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करता है हायर लेवल से लोअर लेवल के अंदर तो फिर वो एक फ़ोटोन जो है एमिट करता है और यहाँ पे रेडिएशंस जो हैं वो दिखाई जा रही हैं बी फिगर के अंदर। मोस्ट ऑफ द ऑब्जॉर्ब्ड रेडिएशन इज़ री इमिटेड फ्राम द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट ऑफ द सेम वेवलेंथ। ज़्यादातर जो फोटॉन्स हैं वो री इमिट होते हैं जब कोई फ़ोटोन एब्जॉर्ब हो के हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा, ज़्यादा देर तक वहाँ नहीं रुक सकेगा, वो दोबारा डी एक्साइट होगा और डी एक्साइट होगा तो फिर वो एक फ़ोटोन एमिट करेगा और उस फोटोन की जो वेवलेंथ है वो विजिबल रेंज के अंदर ही आएगी, विच अपीयर्स एज अ रिफ्लेक्टेड लाइट। और फोटोन एमिट होगा तो वहाँ से लाइट एमिट होगी एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इज शोन इन द फिगर। आप यहाँ पर देख सकते हैं यही फिगर है, लास्ट स्लाइड में थी। The reflectivity of the most metals is between 0.9 and 0.95. Some small fraction of the energy from electron decay processes is dissipated as heat. Because metals are opaque and highly reflective, absorb and re-emit, the apparent color is determined by the wavelength distribution of the radiation that is reflected and not absorbed। इसका मतलब है कि ज़्यादातर वो कहता है जो मेटल्स हैं वो ओपिक हैं और फ़ोटॉन्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, एब्जॉर्ब हो जाता है फ़ोटॉन और फिर वो एमिट होता है दोबारा। तो जब वो एमिट होता है तो जिस फ्रीक्वेंसी का वो एमिट हो रहा है, जिस फ्रीक्वेंसी डिफरेंस का वो एमिट हो रहा है, तो उस मेटल का जो कलर है वही रिफ्लेक्ट होगा। यानी जो एमिशन का फ़ोटॉन है उसकी एनर्जी जो है वो मेटल के कलर को डिफ़ाइन करेगी। A bright silvery appearance when exposed to white light indicates that metal is highly reflective over the entire range of visible spectrum। इसका मतलब है कि अगर किसी मेटल के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल कर रही हैं और वो ब्राइट सिल्वरी अपीयरेंस दे रहा है, ब्राइट सिल्वर कलर का आपको नज़र आ रहा है, तो आप समझें कि इसकी जो रिफ्लेक्टिविटी है वो बहुत ही हाई है।
In other words, for a reflected beam, the composition of these re-emitted photons in terms of frequency and number is approximately the same as for the incident beam. या फिर इसका ये भी मतलब होता है कि जौन से फोटॉन्स जिस फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स एब्जॉर्ब हुए हैं उसी की फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स जो हैं वो इमिट हुए हैं, यानी उसकी जो रिफ्लेक्टिविटी है बहुत हाई है. Aluminium and silver are two metals that exhibit this reflective behavior. Copper appears red-orange and gold appears as yellow because some of the energy associated with light photons having short wavelengths is not re-emitted as visible light. तो कॉपर वो कहता है कि रेड ऑरेंज की तरह अपीयर होगा और जो गोल्ड है वो येलोइश उसकी जो अपीयरेंस है. और इसकी उसने रीज़न बताई है कि सम ऑफ द एनर्जी एसोसिएटेड विद द लाइट फोटोन हैविंग शॉर्ट वेवलेंथ इज़ नॉट री इमिटेड. जो शॉर्ट वेवलेंथ के फोटॉन्स है वो इमिट नहीं हो रहे, क्योंकि शॉर्ट वेवलेंथ के फोटॉन्स इमिट नहीं हो रहे, लिहाजा कॉपर आपको जो है वो रेड ऑरेंज कलर का नज़र आ रहा है और जो गोल्ड है वो येलोइश आपको नज़र आ रहा है.